अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स और मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाजरीन, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन मसाइल को हाईलाइट करें, आप तक पहुंचाएं जिनसे मफाद आमा वाबस्ता है, जिनसे आम लोग मुतासर हो रहे हैं और एक बड़ी कम्युनिटी जिनसे मुतासर होती है। सेहत के हवाले से हम बात करेंगे और यंग डॉक्टर्स की बात करेंगे जो कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से एहतजाज पर हैं, काली पट्टियाँ बांध रहे हैं, अस्पतालों में फ़िलहाल एहतजाज कर रहे हैं और वार्निंग्स दे रहे हैं। लेकिन ये वार्निंग्स पर अगर कान नहीं धरे हुकूमत ने तो फिर ये एहतजाज रोडों पर भी जा सकता है, फिर वार्ड्स की बंदिश तक भी बात जा सकती है और सर्विसेज को सस्पेंड करने पर भी ये बात जा सकती है, डॉक्टर्स का ये कहना है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर सुल्तान, जो कि चेयरमैन है यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, ये बताइए कि अभी जो बड़ा मसला बना हुआ है एनएलई का, जो कि लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम है नेशनल लेवल का, ये इसमें अब क्या मसला है, क्या असल थोड़ा सा समझाएं हमारे नाज़रीन को कि क्या इशू है, आप लोग क्यों चाहते हैं कि ये ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक इंतहाई पेचीदा मसले को हाईलाइट किया। इसमें देखिए, नेशनल नेशनल एग्जाम ये ऐसी है जैसे यूएसए में आप जो है वो लाइसेंस एग्जाम जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 एमडी करके आप उनके अंदर इनरोल होते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे ये कानून वो लोग बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस, पाकिस्तान के हॉस्पिटल से जिनका लिंक नहीं है, जैसा कि डॉक्टर नौशेरमा बरकी हैं, जो कि अमेरिकन सिस्टम को यहाँ इम्पोज करना चाहते हैं विदाउट नोइंग कि यहाँ की स्टैटिस्टिक्स क्या है, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी पोजीशन क्या है, यहाँ का हमारे हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी है। आप देखें, जब कब्बा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, इसके सेम यही सूरत हाल यहाँ पर है। आप एक मेडिकल कॉलेज को कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन दें, आप उनको रेगुलेट करते हैं, स्टूडेंट एनरोल्ड होता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एग्जाम देता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के एग्जाम देने से पहले वो मॉड्यूलर सिस्टम का एग्जाम देता है, फिर वो स्टेजेस पे पहुंचता है, फिर एनुअल एग्जाम देता है, फिर प्रोफेशनल 2 का एग्जाम देता है, 3 का, 4 का, 5th का। फिर आप कहते हैं कि हाउस ऑफ करने से पहले एक और एग्जाम दें, और एमबीबीएस में एडमिशन से पहले वो इंटर 12 साल तालीम पूरी करके इंटर के बाद 6 महीने की तैयारी करके इंट्री टेस्ट का एग्जाम देता है। मतलब आप चाहते हैं क्या उस स्टूडेंट से कि आप उसको साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेशन का शिकार कर दें कि या तो लोग डॉक्टर बनना छोड़ दें, या वो डॉक्टर बने तो वो साइकेट्रिक पेशेंट बन जाए। इन पे इतना बर्डन डाल दो। देखें, आप अगर चाहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन अच्छी हो, आप अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो तादाद है उस पर नजरसानी करें। अगर अगर खोल लिए हैं तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें, उनके फैकल्टी के जो नंबर्स हैं उनको बेहतर करें। आप करिकुलम डिजाइन करें, पर सब्जेक्ट पर एनम डिसाइड करें कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक, पैथोलॉजी, पीड, गायनी, ईएनटी सर्जरी, इनका आप करिकुलम डिसाइड करें। आप बताएं कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को आपने इतनी क्लासेस लेनी है, इतने आर्ट्स की आपने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपने करनी है, इतने क्लिनिकल आवर्स होने चाहिए। जब आप सिस्टम को बेहतर करेंगे, ऑटोमेटिकली जो एग्जिट एग्जाम हो, उस जैसे कि फाइनल का एग्जाम है वो आप कर लें पूरे पाकिस्तान का, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। ताकि जो बच्चा वहां से ग्रेजुएट करे तो तमाम करने के बाद ये करने की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें, मेडिकल कॉलेज को सिस्टम अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वो फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं, एग्जाम पे फोकस नहीं करते, बच्चे के अंदर क्वालिटी पैदा करते हैं, डॉक्टर उमर ताकि साहब, जब वो आपकी माशरे में आवाज़ जाए। कुछ सही नहीं आ रही है, अगर आप बेहतर लोकेशन पे थोड़ा सा मूव हो जाएं ताकि हो सकता है सिग्नल्स का मसला हो एक और तरफ ताकि हम फैकल्टी में बात चेक कर नहीं सकें और रखते, सही से आप भी समझा सकें अपनी बात को। आप एग्जाम तोप रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं, और फिर आप कहते हैं कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होंगे वो टेस्ट नहीं देंगे। अगर आप समझते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वही करिकुलम यहाँ नाफिज करते हैं। आप कहें कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के लोग फाइनल का एग्जाम कंडक्ट करेंगे पूरे पाकिस्तान में, हम इस पर भी राजी हैं। लेकिन हम इस बात पर राजी नहीं है कि हर 6 महीने भी जाया करें, 15,000 फीस भी दें, मेंटल टॉर्चर में भी जाएं, फिर उसी तरह ट्यूशन सेंटर खुलेंगे एनएलई के एग्जाम के लिए, बच्चा वहां पैसे पेरेंट्स पे बर्डन पड़ेगा, फिर करप्शन होगी। फिर एक तरफ तो आप चाइना के ग्रेजुएट्स को हाउस ऑफ की इजाजत दे रहे हैं विदाउट कोई एग्जाम। पीएमडीसी ने चाइना के ग्रेजुएट्स पे एक कदम ये लगाई थी कि वो आके पाकिस्तान का लाइसेंस एग्जाम पास करेंगे फिर हाउस ऑफ करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे वार्ड में चाइना के जो एमबीबीएस करके आए हुए हैं, ऑनलाइन एमबीबीएस जिन्होंने किया है, वो उनको पीएमसी ने एक सर्टिफिकेट दे देगा, हाउस ऑफ करेंगे। मतलब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाना है,
आपका फोकस जो है स्ट्रेस देनी है मेडिकल स्टूडेंट्स को, अच्छा, तो अब जो वाईडीए चीनी जो पाकिस्तान, डॉक्टर्स वाईडीए हैं सिंध, वो वाईडीए बगैर पंजाब ये टेस्ट होने के नहीं काम देगी। कर रहे हैं डॉक्टर उमर हम तो साहब। फिलहाल इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और रोड्स में भी चैलेंज करेंगे। डॉक्टर उमर साहब, ये बताइए कि चीनी जो डॉक्टर्स हैं वो विदाउट एनी एग्जाम काम कर रहे हैं क्या वार्ड्स में मरीजों पे? यस, वो अभी कुछ डॉक्टर हैं उनको पीएमसी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप हाउस ऑफ कर सकते हैं। कहाँ भाई कर रहे हैं हाउस वो अभी इस वक्त? पेशेंट पे कहाँ कर रहे हाथ हैं, लगाने कराची से में है पहले या इस्लामाबाद में, कहाँ है? पे हाथ लगाने से पहले आप जो है उनसे एग्जाम तो पास कराएं, चीज को चेक कर लें। ये चीनी डॉक्टर्स जो हैं ये कहाँ हैं, कहाँ उनसे मौजूद हैं, थ्योरी को कहाँ चेक कर सर्विस लें, दे रहे हैं? उन्होंने थ्योरी चेक की थी और उनको सर्टिफिकेट जानता हूँ, जिन्होंने बगैर कोई टेस्ट पास किए हाउस ऑफ कर रहे हैं। हाँ, ये हाउस जॉब कहाँ कर रहे हैं डॉक्टर उमर साहब? आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है या कम आवाज़ आ रही है। भाई उनको पीएमसी ने सर्टिफिकेट दिया है, वो मुख्तलिफ ट्रस्टी के हॉस्पिटल, जेपीएमसी, सिविल और पंजाब के और केपी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो है ना वो क्या कहते हैं हाउस जॉब को स्टार्ट कर दिया है। मतलब हमारे जो पहले वार्ड्स फॉरेन हैं ग्रेजुएट और जो जब हमारे आते थे मरीज हैं वो तो तजुर्बा गाह हैं वो कि लोग कहीं से भी आके उठ के और पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के और तरह तरह से पढ़ के आ जाएं और यहाँ के तजुर्बे करते फिरें। यस, अब ये इससे पहले देखें, पहले पीएमडीसी ने ये चेक रखा था कि वो एमडी कैट का वो पीएमडीसी का एग्जाम पास करते थे फिर हाउस जॉब। अब सूरत हाल ये है कि उनको उनको ये कह दिया है, और यहाँ का जो मेरिट का A1 ग्रेड जिसने मैट्रिक में लिया, इंटर में A1 ग्रेड लिया, थ्रू आउट एमबीबीएस वो जो है वो फर्स्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन लेता रहा, उसको कह रहे हैं एनालिटिकल एग्जाम में। मतलब आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि जो करीम है उसको स्ट्रेस दें, उनके वालिदैन को स्ट्रेस दें। हमारे यहाँ हमारे जो डॉक्टर्स बनते हैं फाइनल ईयर एमबीबीएस का एग्जाम पास करके, वो 3 साल ऑलरेडी वार्ड में आ रहे होते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में उनकी क्लिनिकल लर्निंग होती है। उसके बाद वो फाइनल का एग्जाम देते हैं और वो पास करके जब आते हैं तो वो इतने मेच्योर होते हैं कि एज अ हाउस अफसर वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। उनकी और जो हमारी खासतौर पर फीमेल्स हैं, वो फाइनल एमबीबीएस के बाद बहुत सारे लोगों की शादियां हो रही होती हैं, ये चाह रहे हैं कि शादी की जगह फाइनल के एग्जाम में लग जाए। मतलब अच्छा कहने की बात डॉक्टर यह है साहब, कि डॉक्टर उमर साहब ये बताइए कि ये ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं और मौजूद है? फैसिलिटेट करना है मेडिकल स्टूडेंट्स को, बल्कि इनकी प्लानिंग ये है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को इतना तंग करें कि लोग ये प्रोफेशन ही छोड़ दें। अब मैं 2-3 हमारे दोस्त हैं, मैं वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए, पता आपको। 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस करके वहां चले गए। मतलब आपने उन लोगों को ट्रैक चेंज करने में मजबूर कर दिया है अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। अच्छा डॉक्टर उमर साहब ये बताएं, ऐसी कोई मिसाल और दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है या ये करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट? जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि एनएलई के हवाले से ये मिसाल किसी और मुल्क में भी मौजूद है? देखें कि किसी दूसरे मुल्क में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि आपका अपना ग्रेजुएट जो है वो लाइसेंस एग्जाम दे। जब दूसरे मुल्क में आप ट्रैवल करते हैं तो लाइसेंस एग्जाम होता है, जैसे अगर आप यहाँ का ग्रेजुएट यूके जाना चाहे तो वहां वो प्लैब देता है, लेकिन यूके का ग्रेजुएट प्लैब नहीं देता, वो एग्जाम्प्ट होता है। दूसरी, अगर आप समझते हैं कि आपने यूएसएमली टाइप चीजें यूएसए टाइप चीजें लेके आनी है, अगर वहां का ग्रेजुएट यूएसएमली पास करता है तो वो एज अ स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आ जाता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ चला जाता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी उनको कह रहे हैं कि 1 अलग दें, एनएलई अलग दें। मतलब चाह क्या रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट से? अगर आप इसको पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम कंसिडर कर रहे हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप हाउस जॉब के लिए इसको रखना चाह रहे हैं मैंडेटरी, तो ये तो बर्डन है और मेडिकल स्टूडेंट के साथ सरासर नाइंसाफी और जुल्म है। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये कंसल्टेंट के लिए करना चाह रहे हैं या हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स के लिए करना चाह रहे हैं, ये कुछ क्लियर नहीं है अभी तक? नहीं, ये तो हाउस जॉब के डॉक्टर के लिए करना चाह रहे हैं, कंसल्टेंट के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये तो अजाफी बर्डन है। अच्छा, ये और बताइए इसी तरह ये जो ग्रुप हाउस ऑफिसर्स का जो ग्रेजुएट हुआ है, इनका एनरोलमेंट तो पीएमडीसी ने की गई, उस वक्त तो कोई एनएल नहीं था। तो इसका मतलब है कि इनकी जो ग्रेजुएशन होगी वो उस एक्ट के तहत होगी जिस एक्ट के तहत इन्होंने एडमिशन लिया, तो इन पर वो कानून लागू होंगे जिस वक्त इनके एडमिशन के बाद वो कानून मौजूद थे। ये 5 साल के जो लोग हैं ये तो वैसे एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन ये चूंकि एक डिक्टेटर डॉक्टर नौशेरा बरकी और उसके जो वहां, अब ये देखें कि ये प्लानिंग कौन कर रहा है। ये एक अली एडवोकेट है, एडवोकेट साहब हैं जो ये प्लानिंग करते हैं। एडवोकेट जो है वो डॉक्टर्स को रेगुलेट करेंगे, अली एडवोकेट्स। तो एडवोकेट साहब तो कानूनी मशवरा एडवोकेट साहब तो दे सकते हैं, या वो क्या डॉक्टरों को डॉक्टरी पढ़ाएंगे? बस वो रेगुलेट भी वही कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। अच्छा डॉक्टर उमर साहब, अब इस पे क्या कोई आपकी बातचीत हुई है? आप लोगों ने काली पट्टियां भी बांधी, एहतजाज भी कर रहे हैं, तो इस पे कोई हुकूमत के कानों पे जूं रही है, कुछ हुआ है? इसमें देखें, वाईडी पंजाब ने बहुत बड़ा सेमिनार का इनकाद किया, वाईडी केपीके ने ब्लैक डे बनाया। हम पूरे वाईडी बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर
और हम इस बात पे यकसू हैं कि हम अपने मेडिकल स्टूडेंट को, अपने हाउस ऑफिसर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इनके एनएलई एक जो है वो टाइम वेस्टिंग और साइकोलॉजिकल बर्डन है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, और हम उनका जो है वो हम उनका साथ देंगे कानूनी तौर पे भी, और ऑन इन कोर्ट्स भी एंड ऑन रोड्स भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो लेकिन अभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं देखिए, किया? एज हुकूमत ने ऑफिशियल भी तो अभी राब्ता नहीं किया तक कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आपके साथ वाईडीए के साथ और तंजीमें हैं इसमें शामिल हैं, या आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि और भी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी साथ लिया जाए इस हवाले से? जी जी, तमाम पीएमए, पीमा और जितनी डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं, और वो हमारे मौक़िफ़ की उन्होंने तायीद की है। पीएमए के जनरल सेक्रेटरी जनरल ने, पीमा के सेक्रेटरी जनरल ने, कि ये सरासर ज्यादती है हमारी न्यू कमर्स के साथ, यंग डॉक्टर्स के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, राइट। तो अब क्या आप वेट करेंगे अब इस बात का कि हुकूमत कुछ करे, या फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हम तमाम वाडी पाकिस्तान की हमारी मीटिंग है, इसके बाद हम अपने मुश्तरका लाहेमल का ऐलान करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कोर्ट्स में जाना पड़े तो हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, इस काले कानून को चैलेंज करेंगे, और अगर मसले हल नहीं हुए तो हम रोड्स में भी आएंगे, और आने वाले वक्तों में हम प्रोटेस्ट से आगाज करेंगे, बाइकआउट से, ब्लैक रिबन से तो हमने आगाज कर दिया है, और अगर बाइकआउट की जरूरत पड़ी तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके ख्याल में कितने लोग इससे मुतासिर होंगे एनएलई के टेस्ट से? तकरीबन देखें, एवरेज जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के, वो 350 पर मेडिकल कॉलेज है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 100 पर ईयर ग्रेजुएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोर देन जो है वो 20,000 मेडिकल स्टूडेंट और हाउस ऑफिसर जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। 20,000 से ज्यादा? जी जी, पर ईयर। अच्छा, तो ये अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं जी करती तो फिर आप लीगल रेमेडी की तरफ जाएंगे? जी जी, लीगल रेमेडी की तरफ जाएंगे, और हम प्रेशर भी क्रिएट करेंगे थ्रू प्रोटेस्ट एंड थ्रू बाइकआउट। तो अभी आपके पास कितना टाइम है अभी नेक्स्ट उसमें एडमिशन में, और ये एनएलई को टेकअप करने में अभी कितना टाइम है? हेलो जी डॉक्टर साहब, अभी कितना टाइम आपके पास है? एनएलई को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर देना है फौरी हेलो, तौर पे, या आपके पास टाइम है अभी? नहीं दरवाजा नहीं बोलो। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके पास कितना टाइम है डॉक्टर्स के पास इस एनएलई को चैलेंज करने के लिए? कितना टाइम है अभी? देखिए, टाइम तो हमारे पास वाफिर मिकदार में है। 10 जुलाई को उन्होंने कहा कि एनरोलमेंट करें, लेकिन हमने डॉक्टर्स को मना किया कि आप एनरोल ना हो, हम इसको लीगली चैलेंज करेंगे, और इंशाल्लाह देखिए, इनके पास अल्टरनेट जब हमको दे रहे हैं कि फाइनली के एग्जाम को आप सेंट्रलाइज कर लें, अगर आप क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं तो उसका फाइनली का करिकुलम डिसाइड करें, और पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल का एक साथ एग्जाम कंडक्ट करें, ताकि एक यूनिफॉर्म कैलिबर के जो डॉक्टर है वो ग्रेजुएट हो। आप एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के बजाय आप सिर्फ स्ट्रेस देना चाहते हैं ऑन ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स को। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, और आपने बात की है। और नाज़रीन, हमने आपको बताया है कि हेल्थ सेक्टर में हुकूमत ने एनएलई का जो एग्ज़ाम है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और उसको बात की है, और इस इम्प्लीमेंटेशन को जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सख्ती से रद्द किया है, और वो इसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, काली पट्टियाँ बांध रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो इसको रेजिस्ट करेंगे, और अगर हुकूमत ने नोटिस लिया तो ठीक है, और अगर नोटिस नहीं लिया तो वो इसे कोर्ट में भी जाकर चैलेंज करेंगे। और इसी हवाले से हम बात करेंगे पंजाब से भी, वाईडीए के रहनुमा से, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करना चाह रहे थे एनएलई टेस्टिंग के हवाले से एक और भी डॉक्टर साहब से, लेकिन हमारा रब्ता बर वक्त उनसे नहीं हो सका था। हम अगले मौजू पर बात करते हैं, और वो हमारा अगला मौजू ये है कि बच्चों में जहनी बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, और इसकी कोई हतमी जो है वो वजूहात तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने इसके कुछ वजूहात निकाली हैं, और उसके हवाले से उनका ये कहना है कि अगर हम मुश्तरका तौर पर मिलकर, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, अगर उनकी टीम मिलकर ऐसे बच्चों के लिए काम करे तो इन बच्चों की बीमारियों का इलाज जो है वो बर वक्त मुमकिन है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब, और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। जी जी, डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में जहनी अमराज जो हैं उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है, और उससे पहले आप प्लीज़ अपनी वर्किंग भी बता दें थोड़ी, कि आप किन किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं।
हाँ जी, मैं जी यहाँ पे डीएचए फेज 1 कराची में ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे पास फुली इक्विप्ड न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सेंटर है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, हिप्नोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट हैं। और हम पूरे जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से जितनी डोमेन है सबको हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। सही। और क्या कहना चाहेंगे, बच्चों में जहनी अमराज जो हैं वो कितने हैं? पाकिस्तान में भी क्या ये एक मसला है? देखिए, ये बच्चों में जहनी अमराज है, ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, तमाम दुनिया में बच्चों के अंदर ये चीजें हैं। और ये जो है, इसमें सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि बच्चों के बारे में जब आप जहनी अमराज की बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स की तरफ से, केयर गिवर्स की तरफ से एक डिनायल आता है कि नहीं, ये बच्चों में जहनी अमराज कैसे हो सकता है, हम तो बच्चों की खाने पीने की हर जरूरत पूरी करते हैं, हम इनकी स्कूलिंग के खर्चे बर्दाश्त करते हैं, हमने हर तरह की सहूलतें दी हुई, तो बच्चों में जहनी अमराज हो नहीं सकता। तो पहले तो पेरेंट्स के अंदर डिनायल आता है, लेकिन बच्चों के अंदर जहनी अमराज जैसे बड़ों में जहनी अमराज होते हैं, इस तरह बच्चों में भी होते हैं। अब उसकी जो है कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ हेरिडेटरी फैक्टर्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो ये अलग अलग तरह की वजूहत होती हैं जो कि बच्चों को इफेक्ट करती हैं। और डेफिनेटली बच्चे जो होते हैं वो भी हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है और इसी एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं। और अल्टीमेटली होता ये है कि जब मैं जेनेटिक्स से बात करता हूँ, अगर पेरेंट्स के अंदर कोई जहनी अमराज है या कोई उनको कोई डिप्रेशन या शिजोफ्रेनिया या कोई किसी किस्म का जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली वो बाज़ फैमिलीज में रन करता है और बच्चों में वो चीज होती है। तो उसको फिर ये होता है कि अगर हमें पहले से बच्चा हो कि इस फैमिली में ये चीज रन कर रही है, तो अगर पहले से प्रिकॉशंस करें और बच्चे को हम साइकोलॉजिकली एवेल्यूट करके उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे, तो हम बच्चों को बचा सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात भी आई थी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कॉमन प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ एडीएचडी है, ऑटिज्म है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, तो वो बायोलॉजिकल में आ जाती है। उसके बाद में कुछ चीजें जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के हिसाब से होते हैं, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर ब्रेन में होते हैं जो कि आपके मूड को स्टेबलाइज करते हैं। तो अगर वो न्यूरो ट्रांसमीटर अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो अल्टीमेटली आपको जो एक ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं। लास्ट में फिर इन्वायरमेंट है, जैसे आजकल कोरोना की वजह से जो है वो खौफ है बहुत ज्यादा, बच्चों के अंदर भी खौफ शुरू में तो बहुत था, लेकिन अभी ग्रेजुअली जैसे जैसे लोगों को इसके बाद में अवेयरनेस हो रही है और हम थोड़ा सा उसके साथ अडॉप्ट हमने कर लिया, लेकिन शुरू में जो है बच्चों के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे। तो ग्रेजुअली ये सारी चीजें ऐसी है जो कि बच्चों के अंदर रन करती है और इस पर डिनायल में नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर कोई पेरेंट्स नोट करें कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो वार्निंग साइंस होते हैं, जिसमें यह है कि बच्चे की अगर सडनली स्कूल की परफॉर्मेंस कम हो गई है, बच्चा पहले के मुकाबले में उसकी नींद कम हो गई है, उसके खाने पीने में इंटरेस्ट कम हो गया है, वो सोशलाइजेशन जो है वो अपने पीयर्स के साथ वगैरह कम हो गई है, या बच्चे के अंदर ऑल ऑफ सडन आप नोट करें कि गुस्सा उसके अंदर ज्यादा हो गया है, उसका मतलब है कि बच्चे को फिर प्रोब करना चाहिए और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भेजें, ताकि वो उसको एवेल्यूट कर सके कि बच्चे के अंदर दिमाग में क्या हो रहा है, फिर उसकी वजह से उसको एवेल्यूट करके प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एनआईसीएच जो कि बच्चों का एक सबसे बड़ा अस्पताल है, कराची में वाक़ है, वहाँ आप किस तरह के पेशेंट्स देखते हैं और वहाँ पर क्या किसी को अगर बच्चे को दिखाना हो तो वो किस वक्त आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी, एनआईसीएच जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा न्यूरो साइकेट्री और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे वेल एस्टेब्लिश जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, स्पीच थेरापिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हैं। तो ये सारी यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को डील करना किसी एक बंदे का काम नहीं है, ना ही साइकेट्रिस्ट अकेले डील कर सकता है, ना न्यूरोलॉजिस्ट डील कर सकता है। इसके लिए मैंने जैसे बताया कि न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरापिस्ट और सोशल वर्कर, ये सब मिलके जब हम काम करते हैं तो हमारे जो है सामने एक अच्छा रिजल्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से आता है। तो एनएसएच में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सहूलियात मौजूद हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डेली ओपीडी होती है और ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसमें एक तो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हवाले से आते हैं, ऑटिज्म आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इसके अलावा एडीएचडी है, कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर है और कुछ बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियर इश्यूज आते हैं। प्यूबर्टी के हवाले से जब बच्चा 12-13 साल का होता है, प्यूबर्टी की एज में जाता है, तो उसके अंदर भी कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं उसके बिहेवियर में, उसके थिंकिंग पैटर्न में। तो ये सारी चीजें हैं हम यहाँ पे डील करते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। और ये जो है
पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, जहाँ पे ये सारी सहूलतें अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह हम आपको देख रहे हैं पिछले कई अरसे से, और आप बहुत कोशां रहते हैं और मरीजों की खिदमत के लिए भी हरदम तैयार रहते हैं वहाँ पे। तो NICH में तो सारी फैसिलिटीज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जी जी अच्छा जी, और इसके क्या... बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, हर चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। सही। और अगर उसके अलावा फिर बाकी चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये उसके बारे में बता दें। और दूसरा है कि डेली वहाँ पे पेशेंट आ सकते हैं, OPD डेली होती है? जी हाँ, बिल्कुल डेली आ सकते हैं। सुबह 9 से लेके 2 बजे तक OPD होती है। बिल्कुल आए यहाँ पे, कोई इसमें इशू नहीं है। वहाँ पे आके थोड़ा वेट करना पड़ता है जरा, चूंकि एक पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल है तो जरा एक थोड़ा ओवर क्राउडिंग जरा होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा लोगों को जरा उसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन हमारी जो सहूलतें होती हैं वो पूरी हैं, और जब तक सारे मरीज खत्म नहीं होते हमारी OPD खत्म नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, माशाल्लाह आप कितने अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और आपकी अपनी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो क्या अर्ली स्टेजेस पर आ जाते हैं, या ऐसी सूरत हाल होती है कि फिर उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, जहां तक प्रैक्टिस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं MBBS मेरा 1991 का है, और 1991 से लेकर अभी तक समझ लीजिए 30-31 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं। और शुरू से मेरी न्यूरो साइंसेज की फील्ड रही है, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकेट्री और बिहेवियर साइंसेज, इस सब का मेरा एक्सपीरियंस है। और इस हवाले से जो आपने जो कहा कि जो पेशेंट्स के बारे में, तो पेरेंट्स आते तो हैं, लेकिन जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि डिनायल पेरेंट्स ही होता है। पेरेंट्स समझते नहीं है कि बच्चे को मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो उसको फिजिकल इलनेस के तौर पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए अननेसेसरी तौर पे CT स्कैन, MRI, बॉडी स्कैन, इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, चेस्ट, ये मुख्तलिफ तरह की चीजों की तरफ जाते हैं। तो फिर अल्टीमेटली उसके पे उन पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें क्लियर अंदाजा हो जाता है कि भाई इस पेशेंट बच्चे को कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, इसको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इलनेस, और उसके लिए बेहतर जो है वो साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर उसको अगर प्रॉपर ट्रीट करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे तो उसका बेहतर आउटकम होता है। और उसके लिए हम नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से, मतलब अहतियात के बगैर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, आपने बेसिकली कहा मेरा अपना जो सेंटर है ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक सेंटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेशेंट जो आते हैं, जो कि पेशेंट है, बिल्कुल मेरे पास आए, बिल्कुल वहां पे फ्री हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। वो हर उस पेशेंट के लिए जो कि ज़कात डिजर्विंग या नॉन अफोर्डिंग है, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, उसके लिए वहां पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। अच्छा डॉक्टर साहब आपके सेंटर के हवाले से भी जरूर बात करना चाहेंगे, और चाहेंगे कि उसको प्रमोट भी करें, लोगों को अवेयर भी करें। लेकिन ये बताइए कि जो बच्चों में अलामात हैं वो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, जो कि नॉर्मली आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, बच्चे चीखते चलाते भी हैं, बड़े भी चीखते चलाते हैं बच्चों पे, तो बच्चे गुस्सा भी करते हैं, फिर उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बच्चे आपस में भी बाज़ों का लड़ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल काम नहीं है या आसान है? देखिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन होता यह है कि पेरेंट्स के लिए भी इजी है, और पेरेंट्स बात समझ जाते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा कि एक बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है और ऑल ऑफ सडन जो है उसकी स्कूल परफॉर्मेंस अगर कम होना शुरू हो जाए, तो उसका फेलियर रेट बढ़ना शुरू हो जाए, वो पहले सारे सब्जेक्ट में पास होता था, अभी एक आध सब्जेक्ट में वो फेल होना शुरू हो जाए, 2 सब्जेक्ट में फेल होना शुरू हो जाए, उसका नींद उसकी कम हो जाए, उसका एपेटाइट उसकी कम हो जाए, उसका खाना पीना कम हो जाए, और अपने पीयरशिप के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना या खेल के लिए जाना या आउटरीच एक्टिविटी जो होती है घर के बाद, जो सोशलाइजेशन होती है अगर पीयर के साथ, वो अगर कम हो जाए तो अल्टीमेटली ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है। और उसके लिए फिर मैंने जैसे कहा कि बेहतर होता है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अगर आप अप्रोच करेंगे तो वो बेहतर तरीके से उसको डायग्नोज करके फिर वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये इजी काम है, लेकिन आमतौर पे वही जैसे मैं दोबारा बताऊं कि पेरेंट्स के अंदर ये डिनायल एक्सेप्टेंस नहीं होती कि बच्चे को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि जैसे बड़ों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, इस तरह बच्चों में भी होते हैं। तो लिहाजा उसके लिए पेरेंट्स को जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस वक्त तक फिर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स का कंसेंट जो है लेना जरूरी होता है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो तो 3-4 साल, 5 साल या 10 साल का होता है, वो तो अपना कंसेंट नहीं दे सकता। तो अल्टीमेटली कंसेंट हमें पेरेंट्स से लेना होता है, और फिर वो पेरेंट्स अगर उसको चीज को एक्नॉलेज कर लें तो अल्टीमेटली उसके लिए बेहतर होता है कि हम बेहतर तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये वैसे कोई इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है कि जैसे किस इनकम ग्रुप में ये केसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे
ज़्यादातर मुतवसत तबके में ज़्यादा केसेस होते हैं या हाई क्लास में होते हैं या लोअर मिडिल क्लास में होते हैं, ये इसका कोई फ़र्क है इस हवाले से? देखिए अख्तर शाहीन भाई, ये बहुत ही सेंसिटिव आपने क्वेश्चन कर दिया है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा तो कोई बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, लेकिन होता यह है कि कुछ जब एक बच्चा जो है वो मिडिल क्लास का है, वो अगर किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे ज्यादा एलीट क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक मुतवसत तबके का या पुअर फैमिली से बच्चा है, तो असल में जो दूसरे बच्चे जो उसके क्लास फेलो जो होते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब की आवाज़ रुक गई है शायद, या उनकी लाइन हो सकता है ड्रॉप हो गई हो, तो हम डॉक्टर साहब को दोबारा लाइन पर लेते हैं और बातचीत का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब से जब मैंने ये सवाल किया, आपने भी सुना कि इसमें जो माली स्टेटस है या फाइनेंशियल स्टेटस है किसी भी फैमिली का, उसका किस हद तक रोल है और किस फाइनेंशियल स्टेटस की फैमिली में ये केसेस ज़्यादा उन्होंने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आतिफ साहब को आवाज़ आ रही है? डॉक्टर आतिफ साहब की आवाज़ नहीं आ रही। डेफिनेट जी जी। हाँ डॉक्टर हेलो साहब, आवाज़ आ रही है? जी, डेफिनेट जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज जी। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके देखने में? हाँ, डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा, अगर एक बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे मुतवस्सित तबके के बच्चे कम हैं और एलीट क्लास के बच्चे ज्यादा हैं, पहली बात वो बच्चों के अंदर एक स्कूल में वैन पे आता हूँ या मैं पापा के साथ बाइक पे आता हूँ, लेकिन दूसरा मेरा क्लास फेलो है वो गाड़ी में आता है या लैंड क्रूजर में आता है, और उसका जेब खर्च का भी फिर फर्क पड़ता है, उनका जो पॉकेट मनी का भी फर्क होता है, फिर उसके बाद उसके बहुत सारी जो है उनके अपने जो उनकी जरूरियात होती है उसका कंपैरिजन जब बच्चे करते हैं तो अल्टीमेटली बच्चों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है। तो इसका ओवरकम करने का तरीका यही है कि हमारा स्कूल का निजाम ऐसा हो जो सबके लिए यकसा हो, ताकि बच्चों के अंदर स्कूल के अंदर कम से कम कोई उनको डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो। तो ये इम्पैक्ट अल्टीमेटली जो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का तो इम्पैक्ट आता है। तो उसको ओवरकम करने का जो बेहतर तरीका ये होता है कि ये तो पेरेंट्स का काम है कि पेरेंट्स उनको अपने फाइनेंशियल इश्यूज का बताएं, उनको बताएं कि आपने किस तरीके से लेके चलना है और अपने जरूरियात को किस तरीके से पूरा करना है। तो अगर इस चीजों को पेरेंट्स अगर एड्रेस करें तो अल्टीमेटली उससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बेहतर इफेक्ट आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी करना चाहूँगा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए। आप चूँकि माशाल्लाह डॉक्टर हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो माली मसाइल हैं और जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और उसके जो मसाइल हैं, और वैसे हम देखते हैं कि माशाल्लाह टीवी चैनल्स पे भी और होर्डिंग्स पे भी और आगे पीछे भी इश्तहारात बहुत देखने को मिलते हैं कि कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ ऐसी महंगी महंगी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को लुभाने के लिए होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे वालिदैन वो ख़रीद नहीं सकते, वो बच्चे वो ख़रीद नहीं सकते। तो ये भी एक फैक्टर है, कहीं नोट डाउन हुआ है ये भी एक फैक्टर? नहीं, ये बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ आपने इंडिकेट किया। असल में ये ऐसा फैक्टर है कि जब खासतौर पे जैसे ईद वगैरह आती है, कोई फेस्टिवल आता है या घर पे कोई शादी की तकरीब है, तो जब बच्चों को जब पेरेंट्स शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं तो पेरेंट्स का काम है कि जब घर से उनको लेके जाएं, अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा नहीं है तो उनको पहले से बता दें कि बेटा हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर हम ये चीजों को परचेज कर सकते हैं, और उसको एक पहले से बच्चे का जहन बना लें कि भाई आपको जो है चीजें जो हमने लेके देनी है, जो हमने आपकी जरूरियात की जो चीजें हैं उनके लिए हमने इस अपने बजट है इसके अंदर रहना है। और दूसरा ये है कि अगर वो पेरेंट्स बच्चे को किसी ऐसे आउटलेट पे लेके जाएंगे जो कि इंपोर्टेड है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो अल्टीमेटली फिर उसका कॉस्ट पे इफेक्ट तो आता है। तो पेरेंट्स का भी काम है कि बच्चों को जो है वो अपनी जो शॉपिंग होती है खासतौर पे उसमें उनका पहले से माइंड बना के लेके जाएं। वैसे वैसे डॉक्टर साहब, ये वैसे अजीब बात नहीं है, सारे काम पेरेंट्स कहाँ कर सकते हैं, पेरेंट्स के हाथ में कहाँ है चीज़ें। वैसे गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ आप लोग सजेस्ट करेंगे या आप कुछ चाहेंगे कोई ऐसी पॉलिसीज ऐसी हों जिसकी वजह से ये कोई डिस्पैरिटी कम हो? आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है, हो सकता है ऐसा? हाँ देखिए, अब बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं कहूंगा कि जैसे यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसी तरह इनको गारमेंट स्टोर ऑफ पाकिस्तान भी बनाए जिसमें बच्चों के गारमेंट जो है ना वो मुतवसत तबके के लिए जो है वो ऑप्टिमम रेट पे या एक सब्सिडी रेट पे अगर अवेलेबल हो, तो ये भी एक तरह का अगर गारमेंट्स के लिहाज से कोई शॉप्स वगैरह हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हो तो वो भी बहुत ज्यादा बेहतर उसका आउटकम आ सकता है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई गारमेंट्स के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी बनाए
जो पुअर जो फैमिलीज है उनके लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ सब्सिडी जैसे रेट हम पे देख अलग रहे से कोई होते एक हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बने ममालिक के ताकि वीडियोस भी बच्चे सोशल जाके मीडिया अपने जो है ना पे। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ले जाके अपनी जरूरियात के मुताबिक चीजें वहां से परचेज कर सके जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जरा। और डॉक्टर साहब हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ वीडियोस आती हैं ना, जैसे बच्चों में खिलौने तकसीम हो रहे होते हैं, बच्चों में चीज़ें दे रहे होते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जाहिर है ये इससे बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि खुदा न खास्ता कोई वालिदैन जो बच्चों को फेस नहीं कर पाते, अक्सर ऐसे मौक़ों पे आपने देखा है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो होते हैं और देखने को मिलते हैं कि बच्चों को फेस नहीं कर पाते, फिर उस वक्त तो सब लोग दौड़ लगाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन ये क्या सिलसिला मुस्तकिल अगर हो जाए तो ये इस तरह के केसेस में खासी कमी नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल, अल्टीमेटली ये पूरा एक ऐसा है जिसके लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। इसके लिए जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उन सब उनको मिलकर बैठे, उसमें पेरेंट्स भी हों, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हों, उसमें जो टीचर भी हों, क्योंकि टीचर का बड़ा रोल होता है। क्योंकि टीचर जब एक क्लास में है तो टीचर को बच्चे के साथ चूंकि वो 6-7-8 घंटे गुजारता है तो टीचर को बच्चे के बिहेवियर का ज्यादा बेहतर पता होता है। और वो पेरेंट्स को अगर डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में सिग्नल का फिर प्रॉब्लम हुआ है। और डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? देखा मैं डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही रब्ता होता है तो उनसे हम बात करते हैं। तो ये नाज़रीन देखें, आप लोगों को भी इसमें सोचने की ज़रूरत है, जो मुखिर हज़रात हैं वो भी, जो पेरेंट्स हैं बहरहाल वो भी, और बच्चों के साथ बात करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी दस्तरस में नहीं होती और वो बच्चों को नहीं दिला सकते, तो उसकी वजह से भी बच्चों में, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि इस तरह के फिर जहनी अमराज जो हैं वो इस वजह से भी होते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखा जा सकता है और ये बात भी सोची जा सकती है कि खुदा न खास्ता इन्हीं मसाइल की वजह से तो कहीं बच्चा जहनी बीमारी का शिकार नहीं हो रहा, कहीं जहनी बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो रहा। और अगर ऐसा है तो फिर उसका हल क्या है? और उसका हल ये है कि कनात और सब्र से तो काम ले ही रहे हैं ज़ाहिर है लोग, और सारी फैमिलीज ऐसे ही कर रही हैं, माली हालात जिसके जितने हैं उसी मुनासबत से ही काम हो रहा है और वो उसी मुनासबत से अपने बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब माशरे में एक तरफ बिल्कुल ही ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ, ऐसी चीज़ों की तशहीर की जाए कि जो बहुत ही लुभाने वाली हों और बहुत महंगी चीज़ें हों, जो मेजॉरिटी हम में से पाकिस्तान में मेजॉरिटी बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेजॉरिटी वालिदैन वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके हवाले से भी कुछ होना चाहिए, उसके हवाले से भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उस हवाले से हुकूमत जो है वो अपनी कोई पॉलिसी बना सकती है और हुकूमत उस हवाले से कोई काम कर सकती है। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स तर्ज पर उन्हें ये इस बात की तरफ भी निशानदेही की कि कोई गारमेंट का स्टोर हो सकता है, और इसी तरह से उसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए तो कोई टॉयज़ हो सकते हैं, स्कूलिंग की चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ साहब, सॉरी आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी तो बस लास्ट एक दो कमेंट आपके और चाहूंगा। आप बात कर रहे थे कि अगर हम सब मिलकर कोई मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत कुछ चीजें करें तो फिर बेहतरी आ सकती है, और लेकिन बहरहाल ये मुआशरे का ऐसा मसला है, इस पे बात तो होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता है डायलॉग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में जैसे कहा पेरेंट्स भी इसमें हैं, उसमें स्कूल जो है जहाँ उसके टीचर्स हैं, क्लास टीचर हैं, बच्चों के लिए सारे अगर एक मिल के एक अप्रोच के तहत अगर काम करें तो बच्चे की मेंटल हेल्थ के हवाले से बेहतर हम सोच सकते हैं। लेकिन वही दोबारा मैं ये बात करूँ कि बच्चों के अंदर ये कॉमन है और इसका एड्रेस करना जरूरी है। अल्टीमेटली अगर उनको प्राइमरी स्कूल के लेवल पे अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो बच्चा सेकेंडरी में जाके प्रॉब्लम करेगा, फिर सेकेंडरी में अगर वो नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली उसकी जो फ्यूचर की एजुकेशन है उस पर इफेक्ट आता है। तो ये मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और बच्चों की फिर अल्टीमेटली स्कूल की परफॉर्मेंस और उनका बिहेवियर और अल्टीमेटली बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है फिर वो खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें अगर एक तरीके से अगर हैंडल करें तो इसका आउटकम बेहतर आ सकता है। बिल्कुल सही है। और आपके सेंटर के हवाले से डॉक्टर साहब, आप उसको आगे क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आप उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ सेंटर जो वो तो मेरा चल रहा है, लेकिन मैंने भी एनजीओ पे काम कर रहा हूँ। एक हमारी अपनी एनजीओ इंशाल्लाह रजिस्टर होने वाली है जल्दी, तो एनजीओ इंशाल्लाह रजिस्टर हो जाएगी तो वहाँ पे हमारे जो मेंटल हेल्थ के हवाले से इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची में हम एक बड़ा अच्छा एक विजन लेके आ रहे हैं ताकि जो नॉन अफोर्डिंग क्लास है उसके पूरे मेंटल हेल्थ के इशू, साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इशू वो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें हमारा भी ताउन आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। और हम
मेंटल हेल्थ के हवाले से दोबारा भी बात करेंगे, आपको जहमत देंगे और जो वर्ल्ड डे आएगा और उसमें भी हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो समाजी मसाइल हैं इसके साथ लिंक हैं, जो बच्चों की जहनी बीमारियां हैं उनके साथ, उन्हें हम आज डिस्कस करें और आपको अवेयर करने की कोशिश करें कि इसमें आपका क्या रोल हो सकता है और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं और हुकूमती सतह पर क्या किरदार हो सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।